मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूम में अब जाकर चीज़ें बिखेर दो, लेकिन मतलब बताने का यही मतलब है। ठीक है, तो जितनी डिस्टर्बेंस होंगी, जितनी बिखरी हुई चीज़ें होंगी, उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उतना सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, उतनी गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है क्योंकि मालिक्यूल्स तेज से मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि गैस में एंट्रोपी ज़्यादा होती है। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट एंट्रोपी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में भी आता होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। तो पहले एंट्रोपी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एंट्रोपी किस चीज़ को बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में रहते हो और आप हर चीज़ बिखेर देते हो, आप स्कूल से वापस आते हो, आप चीज़ें फेंक देते हो, आपके रूम की हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी है वहाँ पे। एंट्रोपी किस चीज़ को कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। यानी सिस्टम बेतरतीब है, बिखरा हुआ है, डिसऑर्डर है और रैंडमनेस है, बेतरतीबी है। इसका मतलब है आपके रूम में अगर बेतरतीबी है ना, तो ये एंट्रोपी है। तो मेजर ऑफ नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ सिस्टम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन आती है एंट्रोपी की, लेकिन ये डेफिनेशन भी लिखते होते हैं हम। व्हेन एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वेज अ सिस्टम इज़ मोर स्टेबल। अगर चीज़ें बिखरी हुई हैं, अगर एनर्जी एंट्रोपी है, सिस्टम में डिस्टर्बेंस है, रैंडमनेस है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिस्टम स्टेबल है। तो मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। हायर द डिसऑर्डरनेस रैंडम्स, जितना फैलाव होगा, जितनी बिखरी हुई चीज़ें होंगी सिस्टम में, उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। सिस्टम एनर्जेटिकली मोर स्टेबल, ये देखो, सिस्टम भी और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। व्हेन इफ़ मोर डिस्टर्ब, जितना मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी उतना सिस्टम स्टेबल होगा, उतनी एनट्रोपी ज़्यादा होगी। तो डिस्टर्बेंस करनी है तो नहीं कि आप अपने रूम में अब जाकर चीज़ें बिखेर दो, लेकिन मतलब बताने का यही मतलब है। ठीक है, तो जितनी डिस्टर्बेंस होंगी, जितनी बिखरी हुई चीज़ें होंगी, उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उतना सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, उतना एनर्जेटिकली सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, जितनी रैंडमनेस होगी, डिसऑर्डरनेस होगी। तो ठीक है, आगे समझ ओके। नेक्स्ट चलते हैं एंट्रोपी, डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ फेज ऑफ अरेंजमेंट। एंट्रोपी, डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ फेज ऑफ अरेंजमेंट। सबसे पहले डिफ्यूजन को देखो, डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की मिक्सिंग है, किसी सिलेंडर के अंदर मिक्सिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। वैसे आपने देखा होगा डिफ्यूजन किस चीज़ को बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स को बोलते हैं, हाई टू लो की तरफ। तो जैसे परफ्यूम जो है एक कॉर्नर पे स्प्रे करो और फिर वो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। ये जो फैलना है, ये स्प्रेड होना है जो है मालिक्यूल्स का, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, एक जार है, इसके अंदर मालिक्यूल्स हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर ए है, दूसरा बी है, एक जार ए है, दूसरा बी है, इसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं वो हैं 5। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग दो हमारे पास जार हैं, 2, और ऊपर मालिक्यूल्स हैं 5। 2 जार मालिक्यूल्स 5 हैं, तो इसको आपने स्क्वायर को लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 32। यानी 32 वेज हैं इनकी अरेंजमेंट के। अब फॉर एग्जांपल 100 हमारे पास है, एक जार के अंदर 100 मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर 100, तो 100 वेज हैं जिससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हमारे पास है, x की पावर है y, या 2 की पावर है n, मतलब जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं उससे हमने इसको स्क्वायर लेना है इसका। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्टिकल्स नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। यानी हम ये जो पार्टिकल डिफ्यूज़ हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ वेज में ये अरेंज है। अब नेक्स्ट है, हमने कंपैरिजन करना है एंट्रोपी वैल्यू का नंबर ऑफ पार्टिकल से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल स्टेट से। यानी 3 चीज़ों से हमने एंट्रोपी की वैल्यू का कंपैरिजन करना है। अब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आ रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी एंट्रोपी है 929 किलो पर मोल, और कैल्शियम ऑक्साइड है 3907। इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड की कम है एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल ज़्यादा हैं और इसका साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा है, इस वजह से इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसके पार्टिकल ज़्यादा हैं, इस वजह से एंट्रोपी ज़्यादा है। और कैल्शियम ऑक्साइड का साइज़ छोटा है, पार्टिकल कम है, इस वजह से इसकी एंट्रोपी जो है वो कम है। तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा एंट्रोपी होगी। नेक्स्ट है नेचर पे। तो डायमंड
कि एंट्रोपी कम है। क्यों कम है? डायमंड की एंट्रोपी इसलिए कम है क्योंकि वो हार्ड है, सख्त है, उसके मालिक्यूल्स को हम फैला नहीं सकते, ठीक है, उसकी एंट्रोपी इस वजह से कम है, उसको हम डिसऑर्डरनेस नहीं कर सकते उसको। ग्रेफाइट है सेम, डायमंड और ग्रेफाइट, इसके हम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, रैंडमनेस इसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से इसकी एंट्रोपी कम है। अब फिजिकल स्टेट की बात आ रही है, क्योंकि हमने अब फिजिकल स्टेट से भी तो कंपैरिजन करना है। तो फिजिकल स्टेट में अब फॉर एग्जांपल आइस है, इसकी एंट्रोपी है 48.0, कम है। वाटर है, इसकी है 6.69, मतलब कुछ ज़्यादा है, हाई एंट्रोपी, लेकिन इतनी भी नहीं है। और अगर वाटर कन्वर्ट हो जाए गैस में, वेपर्स में, तो एंट्रोपी 188, इतनी ज़्यादा एंट्रोपी है। गैस में एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव करते हैं, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, इस वजह से गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि गैस में एंट्रोपी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आइस और वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, हमें केमिकल रिएक्शंस बताते हैं। कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कौन सा एंडो होता है, वो हमें बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कि इंक्रीज या डिक्रीज एनर्जी हुई है, एंट्रोपी हुई है या नहीं। आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड, अभी पीछे हमने पढ़ा है, सॉलिड वो जो आइस से चेंज हो रही है वाटर में और फिर गैस में, तो गैस में एंट्रोपी ज़्यादा है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करते हैं, तो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है, एंट्रोपी ज़्यादा है गैस फेज में। यहाँ पे एग्जांपल भी है N2O5 की, ये गैस में है और फिर ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऑक्सीजन में। तो ये यहाँ पे देखिए गैसेस की ही बात हो रही है, गैसेस का ही रिएक्शन है। तो यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होती है, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है। तो गैस में एंट्रोपी की वैल्यू हाई होती है और सॉलिड में एंट्रोपी की वैल्यू लो होती है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का भी पीछे पड़ा है, ये सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और फिर यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म में। तो सॉलिड में इसकी एंट्रोपी कम है और गैस में एंट्रोपी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। हमने पीछे पढ़ा है कि हम प्रोडक्ट से कैसे हम वैल्यू माइनस करते थे रिएक्टेंट्स की, तो हमारे पास एनर्जी आ जाती थी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, फार्मूला लगाया था, तो 50 अगर बन रहे हैं कहीं पे, तो उसमें से हमने जब हमारे पास 45 आए हैं तो हमें पता चला है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हमने माइनस की थी वैल्यू तो 45 आए थे, लेकिन अगर 50 से 55 तक गए तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, वो हमने वैल्यू माइनस की थी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की। तो एनर्जी जब हमारे पास 55 आई है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एनर्जी गेन हुई है। और अगर कम आई थी वैल्यू हमारे पास लास्ट में एंड पे 45, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो ये हम सिस्टम की एंट्रोपी एनर्जी कैलकुलेट करते थे। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है, इसका फार्मूला है डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, इसकी एंट्रोपी है हमने माइनस करनी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से। हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने पीछे भी ऐसे रिएक्शंस की फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी ऐसे किया था, माइनस किया था प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पे 2Ca+, 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम के हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 2CO बन रहा है। तो ये जो कैल्शियम की हमारे पास एनर्जी आ रही है 41.40 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की हमारे पास 205 है, तो इसके साथ कोई डिजिट नहीं है, तो सिंपल इसकी वैल्यू ही आएगी। आगे है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की 39.7 आ रही है, 70 प्रोडक्ट की आ रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट है। इसके साथ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की आएगी और ये हमारे पास रिएक्टेंट की आएगी। फिर ये इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये एंड पे जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगी इस सिस्टम की। तो जितनी ज़्यादा एंट्रोपी पॉजिटिव होगी उतना रिएक्शन फिजिबल होगा, यानी उतना ज़्यादा रिएक्शन आसान होगा। में हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज, यानी टोटल सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है उसकी हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, सिग्मा हमने लगा दिया, बाकी सारा वही है, प्रोडक्ट से हमने निकाली है रिएक्टेंट्स की। तो ओवरऑल सारी की सारी एंट्रोपी वैल्यू, सारी की सारी प्रोडक्ट की, सारी की सारी एंट्रोपी वैल्यू रिएक्टेंट्स की, तो हमारे पास सिस्टम की आ जाएगी। अगर हम देखते हैं कि एंट्रोपी यानी कि इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है, वो जो हीट बाहर रिलीज़ हुई है अंदर आई है, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई है, तो सिस्टम से सराउंडिंग है, सराउंडिंग से सिस्टम जो हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब हुई है। तो अगर हमने सराउंडिंग के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास -∆Hr/T टेम्परेचर के लिहाज से ये फार्मूला हम पुट करेंगे। एंट्रोपी की जो यूनिट है वो है जाउल केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये है एंट्रोपी का यूनिट। तो अगर आपने इसको किलो जॉल पर मोल में करना है तो इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किलो जॉल पर मोल में आएगा। सेम वही इक्वेशन है हमारे पास और सेम यही वैल्यू होंगे और सेम यही ही आंसर आएगा इसका, हमारे पास टोटल सिस्टम की एंट्रोपी आ जाएगी।
तो यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।